हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह। और अगर आप हमारी वीडियो ये पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। आपको जैसे पता है, डायरेक्ट विद जेआरएफ फोल्डर्स की ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे जेआरएफ फोल्डर्स के साथ। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ दो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जेआरएफ फोल्डर हैं जिन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है। तो सबसे पहले है हमारे साथ केका चौधरी जिन्होंने एजुकेशन में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम केका। थैंक यू सो मच सर, ऐसे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और हमें बुलाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी, और उसके बाद हमारे साथ हैं पूजा दास जिन्होंने होम साइंस में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम पूजा। थैंक यू सर। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं हर वीडियो में एक ही पूछता हूं कि जब रिजल्ट देखा तो उस टाइम का जो मोमेंट था वो कैसा मोमेंट था जब देख लिया कि जेआरएफ क्लियर हो गया? केका। इट वाज अ रियली रियली नाइस एक्सपीरियंस सर। एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा आएगा। पहले तो मेरा नेट हो गया था, 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया मैंने, बट जेआरएफ इट इज अ ड्रीम टू मी व्हिच कम्स ट्रू। मतलब एकदम से झटका लगा रिजल्ट देख के कि फाइनली हो गया, अभी इस बार नेट नहीं हुआ, अभी इस बार जेआरएफ ही हुआ, राइट? अच्छा ही था, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि अचीव कर लिया मैंने। पूजा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने देखा कि आपका जेआरएफ हो गया है? सर एक्चुअली मेरे भी पहले एक बार नेट हो चुका था, लेकिन एक्चुअली मैंने इस बार इतने जो मैं मार्क्स आया ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा मार्क्स आएगा। मैंने 70% मैंने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन 74% आया। वो भी सिर्फ मतलब पेपर 1 की वजह से, लेकिन मेरी पेपर 1 बहुत वीक था। और सबसे पहले तो मेरी जो मैथ्स पोर्शन था वो तो आपकी चैनल से मुझे बहुत हेल्प हुआ है, इसलिए थैंक्स टू यू सर। ऑल क्रेडिट गोज टू यू ओनली फॉर पेपर 1। तो पहले तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जब जब मैंने देखा कि हाँ हो गया जेआरएफ, तो क्या बोलूं, जैसे सबको होता है बहुत खुशी मिला था मुझे। तो जेआरएफ की खुशी हुई, खुद खुश हुए, पेरेंट्स को बताया होगा, घर पे सारे लोग खुश हुए कि फाइनली चलो जेआरएफ जिसके लिए इतनी देर से लगे हुए थे, इस जर्नी में इतनी देर अप्स एंड डाउन्स आए तो उसमें आपने उसको क्लियर किया। इससे पहले कि मैं आपसे आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में या आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहां से और आपने क्या पढ़ाई किया या करंटली आप क्या कर रहे हो? केका। हाँ, मैं केका चौधरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ पिछले 10 सालों से। तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया 2018 में, जब मैं एमए कर रही थी एजुकेशन से। तो पहली बारी में मेरा नेट क्लियर हो गया था, बट जेआरएफ नहीं हो पाया था। तब मैंने इतना पढ़ाई नहीं की थी ठीक से। स्कूल में भी बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ता है, तो जॉब के साथ मैं पढ़ाई इस तरह एक साथ नहीं कर पाई थी ठीक से। तो फिर 2019 में भी मैंने अटेम्प्ट किए, फिर मैं जेआरएफ कुछ मार्क्स से रह गया। हाँ, 3 क्वेश्चन से रह गया था। फिर दिसंबर में मेरा एग्जाम था, तो फाइनल ईयर का एग्जाम, उसके साथ ही साइमल्टेनियसली मैं कर रही थी और जेआरएफ उस बार भी नहीं अचीव कर पाई। फिर मैंने कॉमर्स नीट अचीवर से तो मैं पहले से ही जुड़ी थी, और रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, आपसे बहुत कुछ सीखा तलवीर सर। यू आर गॉड टू अस। हम नीट एक्सपीरियंस के लिए आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो, आपने बहुत मोटिवेटेड किया हमें। फिर मैं अनअकैडमी से जुड़ी पिछले 2020 में, जून में मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और फिर वहां से रेगुलर स्टडी करना शुरू किया। तो ऐसे ही इजीली मैंने क्रैक कर गई नेट जेआरएफ। पूजा, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा।
सर मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ और मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। मैं एक्चुअली क्लिनिकल न्यूट्रिशन से हूँ, लेकिन हम लोगों का तो न्यूट्रिशन में नेट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। और मैं भी वर्किंग हूँ सर, 2017 से मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और इसलिए लॉकडाउन इस बार बहुत हम लोगों का हेल्प किया कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग पूरा टाइम स्टडी में दे पाई। और अ, इस बार जेआरएफ की जो पूरी जर्नी है, ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि मैं इतने देर तक कभी भी स्टडी नहीं कर पाती थी। लेकिन आपकी मोटिवेशन के वजह से, सिर्फ आपने जो मतलब पढ़ाने छोड़ के आप जो सारे स्टूडेंट को जो मोटिवेट करते हैं ना, वही मेरे लिए काम कर गया। क्योंकि इतने देर तक इतने लेंदी प्रोसेस में कभी भी मैंने पढ़ाई नहीं की। इस बार आपको पूरा फॉलो किया था मैंने। पे पूरा स्टार्टिंग से ही मैंने मार्च से प्रिपेयर कर रही हूँ जेआरएफ के लिए, मतलब नेट के लिए। तो पूरा आपको चैनल को मतलब पहले से ही मैंने फॉलो किया था। फिर अन अकेडमी ज्वाइन किया और आपने जैसे जैसे बोला वैसे ही फॉलो करके मेरा इस बार जेआरएफ हो गया। चलिए, तो ये तो आपने अपने बारे में बताया थोड़ा सा कि कैसा आपको लगा। जैसे जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं या हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमारे पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं। लाइक यू कैन गो टू बैंकिंग, यू कैन गो टू यूपीएससी, यू कैन गो टू एसएससी, यू कैन गो टू रेलवे। किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, आपके पास हमेशा से चॉइस होती है। आपने इसी एग्जाम को क्यों टारगेट किया? आपने क्यों सोचा कि मुझे जेआरएफ ही करना है, या उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? का सर पहले से मैं टीचिंग में तो हूँ। अब मेरे पापा भी टीचर है, तो उससे मुझे लगा कि मुझे जेआरएफ करना है और फिर कॉलेज में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। इसलिए मैं नेट जेआरएफ की तरफ आई। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं और फैमिली मेरा से पहले मोटिवेशन मिला। बहुत मोटिवेट किया फैमिली, और मेरे हस्बैंड भी टीचर है तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना हो नहीं पाता। चलो, तब तो पूरी फैमिली ही, मम्मी पापा भी, हस्बैंड भी, आप भी, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए सभी के सभी। चलो, अच्छी बात है। पूजा, आपके लिए यस क्या सर। मोटिवेशन का फैक्टर रहा वो? सर एक्चुअली मैंने जब एमएससी कर रही थी उस टाइम से ही मैं पढ़ाती थी। वो जो वोकेशनल का कोर्स आता है, तो मैं पहले उसमें ही मतलब वही मेरा टीचिंग का एंट्री था। फिर उस टाइम से मैंने एमएससी 2 इयर्स, फिर उसके बाद मैंने बीएड भी किया। बीएड के टाइम भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। तो ऐसे मैं टीचिंग में आई। फिर इतने दिन तक टीचिंग में रह रह के ना बहुत इधर सेटिस्फेक्शन मिल गया। और फिर मैंने उसके बाद भी बैंक में ज्वाइन किया था। लेकिन 1 मास जॉब करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस मतलब फील्ड में नहीं रह सकता। मेरा जो कंफर्ट जोन है वो सिर्फ टीचिंग के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे कॉलेज के लिए बढ़ना है। तो मैंने 2017 में कॉलेज में अप्लाई किया था और कॉलेज में मेरा हो गया। फिर 2018 में नेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पीएचडी करने के लिए ट्राई करूंगी। तो उस टाइम सोचा था कि जेआरएफ करके मुझे पीएचडी में जाना है। तो ऐसे ही टीचिंग मतलब एमएससी से अभी तक 2015 से 20 तक पूरा 5 इयर्स ऐसे ही जर्नी चल रहा है मेरा। चलिए, तो मतलब था, पहले से ही था, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी थॉट आ गया कि नहीं यार अब ये करते हैं, मतलब थी कोई ना कोई मोटिवेशन थी एकदम नहीं। दोनों की। मतलब बैंकिंग में जब ज्वाइन किया ना, उस टाइम मैंने फील किया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन बनना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था उसमें। इसलिए मैंने छोड़ दिया वो जॉब। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने खुद बैंक की सुना जॉब था को। सर, सुना था। हाँ, आपके वीडियो में भी मैंने देखी थी। चलिए, हाँ तो वो ठीक है, आपकी प्रॉपर गाइडेंस है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में। अब पहले मुझे पेपर 1 के बारे में बताइए, क्योंकि पेपर 1 सभी का कॉमन है, सेकंड तो आपका डिफरेंट है, इनका केका का एजुकेशन और आपका होम साइंस है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ, केका चौधरी, आप बताइए आपने फर्स्ट पेपर कैसे प्रिपेयर किया, किस तरीके से फॉलो किया, मॉक, हर चीज के बारे में बताइए। सर फर्स्ट पेपर में आपकी क्लास
क्लासेस तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रही। और हाँ, आपके मैराथन क्लासेस वो मैं रेगुलर फॉलो करती थी और रिकॉर्डिंग्स भी देखती थी। अनअकैडमी में मैं हर वक्त लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, सॉरी टू से, बट मैं रिकॉर्डिंग्स ऑलवेज आपका देखती थी। और आपका जो वन डे वन कंसेप्ट है उससे भी बहुत हेल्प मिली। और डाउट क्लियरिंग सेंस, अनअकैडमी में जो डाउट क्लियरिंग सेशंस थे वो भी बहुत हेल्पफुल है। और लाइव क्विजेस, टेस्ट सीरीज, हाँ, तो ऑल ओवर बहुत अच्छी है ये अनअकैडमी ऐप। और इसमें मुझे बहुत हेल्प मिली प्रिपरेशन में। इजीली मैं पाई जेआरएफ, जो मेरा ड्रीम था अचीव। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप पहले लैग कर जाते थे, 4 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया, इस बार आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कंटेंट मिल गया कि हाँ अब सब कुछ है तो अब इसको किया जा सकता है, राइट? यस सर। ओके। कहीं मैं पेपर वन में लैग कर रही थी क्योंकि 25 क्वेश्चंस लास्ट टाइम मैंने सही हुए थे। अभी तो 78 में इजीली अचीव कर पाई और डीआई के सारे क्वेश्चन सही हुए अभी। 27 से लेके वो तो आप ही की वजह से सर। 24 मार्क्स का जो एक बड़ा गैप होता है नेट और जेआरएफ के बीच, आपका वो कवर हो गया वहां से। पूजा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही पेपर वन के लिए? यस सर। तो पेपर वन के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मेरी भी ऐसे ही होती थी। मतलब जब मैं नेट देने जाती थी, मेरे भी रिजल्ट आने से वही 25 26 ऐसे ही क्वेश्चन सही होते थे। और मेरी जो वीक पॉइंट सबसे बड़ा था वो है मैथ्स। और आपने वो तो चुटकी में मतलब सॉल्व कर दिया। मैंने आपको रेगुलरली फॉलो किया था। आपने जो जो मैथ्स के लिए, डीआई के लिए, पहले मैंने जब आपने डीआई के लिए इतना सारा पूरा बेसिक क्लियर करवाते थे, मैंने पहले सोचा था कि हाँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने ना 8th और 9th क्लास में जैसे होते थे पूरा टीचर एकदम मतलब पहले से ही सब बेसिक क्लियर करके करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपने किया था। तो मेरा भी पूरा डीआई सही हुआ, आपसी भी सही हुआ, इसलिए इस टाइम बहुत मतलब अच्छा स्कोर हुआ है पेपर वन में। ऐसे ही मैंने मॉक्स सब प्रैक्टिस करती थी। और आप जो एमसीक्यू डाले थे ना पूरा आप यूट्यूब में, आप जो सीरीज लाए थे, तो मैंने सब ही फॉलो किया। और वन डे वन कॉन्सेप्ट का एक पूरा अलग सा डायरी बनाया था। जो भी आप देते थे, जब भी डालते थे, आप जो बोलते थे कि उधर नीचे कमेंट करके बताओ, मैं एकदम पहले से ही सब वीडियो के नीचे नीचे कमेंट करके वैसे लिखती थी। तो उससे भी बहुत बड़ा हेल्प हुआ है क्योंकि वन डे वन कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आए थे इस बार। ऐसे ही सर मेरा पूरा स्ट्रेटेजी था, पूरा आपको फॉलो करना। सुबह 4 बजे से पहले उठ के आपको इन्फॉर्म भी करती थी मैंने। तो ऐसे ही जर्नी था मेरा। चलिए, तो कुल मिला के आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है पेपर वन की। मतलब वही जो सारी चीजें होती हैं, एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट है, हर चीज को कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपने। और सर एक बात बताएं। जी जी, बोलिए बोलिए, केका बोलिए। और सर बताइए एक बात। हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हमेशा जो प्रॉब्लम होती थी एग्जाम एक क्वेश्चन के पीछे मैं बहुत टाइम डिवोट करती थी कि नंबर सीरीज मुझे बहुत अच्छे आते हैं, अगर वो नहीं कर पाई तो मैं कैसे होगा, जैसे उस पर बहुत टाइम लगाती थी और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते थे। तो आपने एक बात बताई थी लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी में, तो आपने बताया कि कोई भी क्वेश्चन को ईगो में मत लेना, तो वो मुझे बहुत याद आई। और मैंने इस बार कोई भी क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं दिया, फिर टाइम मैनेजमेंट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इस बार। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ये तो आपका मतलब कुल। और सर आपका सक्सेस चार्ट वो तो बहुत हेल्प किया। ओके, सक्सेस चार्ट ने भी आपकी हेल्प की। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा हाँ, मैंने पहले जाके बना लिया। जी जी। अभी क्योंकि सेकंड पेपर, देखो मैं बेसिकली कॉमर्स मैनेजमेंट से हूँ, आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, किसको फॉलो किया, केका? हाँ, सेकेंड पेपर में जो एजुकेटर्स मिले हमें अनअकैडमी में, सुजाता मैम, नवनीता त्रिपाठी मैम, कांचन मैम, उन लोगों की कंटेंट्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। मैं डिस्टेंस एजुकेशन से हूँ तो मेरे कंसेप्ट थोड़े बहुत कहीं लैक करते थे, तो यहाँ पर मुझे इतना हेल्प मिला कि मैंने फुल्ली कॉन्फिडेंटली पेपर 2 भी क्लियर कर पाई। एंड उन लोगों ने जैसे बेसिक से जी जी,
पेपर 2 में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो जो आप लर्नर्स को बताना चाहो, आपने उसको कैसे हैंडल किया, जो हमारे एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? हाँ, मुझे तो यूनिट 1 फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर नवनीता त्रिपाठी मैम, सुजाता मैम ने इतना हेल्प किया हमें, और उनके कंटेंट से मुझे बहुत हेल्प मिला। और कुछ बुक्स थे पर मैं इतना स्टडी नहीं कर पाई, तो क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प मिला। मैं लेसन्स को सुनती थी, मैं जब घर पे काम करती थी फिर भी मैं लेसन्स को सुनते सुनते ग्रैस्प किए कंसेप्ट को। अच्छा, ठीक है। और पूजा, आप बताइए, आप होम साइंस सब्जेक्ट है आपका सेकंड, तो आपने उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर मैंने भी अन अकेडमी में जो वसुधा मैम है, मैम को फॉलो किया, और मैम ने पूरा कंटेंट जो है सिक्वेंशियली मैम ने सब कुछ क्लियर करवाई दी थी। और जो भी कुछ प्रॉब्लम होता था मैंने यूट्यूब में सर्च करके पढ़ लेती थी, और गूगल में। और आपने तो एक मतलब हैबिट डाल दिया था, जो भी प्रॉब्लम है पहले गूगल करो, उसका पूरा मतलब जितना भी कंटेंट मिलता है जो जो मतलब वैलिड है वो मैंने पहले ही डायरी में नोट कर लेती थी। और वसुधा मैम में जो अन अकेडमी में मैम पढ़ाती है, मैम ने बहुत मतलब टू दी पॉइंट जो क्वेश्चंस रहते हैं मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर करवा देती थी, जब भी कोई डाउट होता था स्टूडेंट का। और स्पेशली मैंने तो मतलब मैम को मैंने जब भी कोई डाउट पूछी थी, मैम ने मतलब बहुत अच्छे से क्लियर करता था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ है। और मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ा था पेपर 2 के लिए, वो भी मुझे उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। और यूजीसी के साइट में जो मॉक्स रहता था मैं वो भी प्रैक्टिस करती थी उससे, पेपर 2 से। ऐसे ही सर मेरा पेपर 2 मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो मतलब काफी सर, जी जी, काफी सारी मेहनत की आपने, सेकंड पेपर के लिए भी अपने अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्कोर करने की कोशिश की और उसकी वजह से आपको जेआरएफ क्लियर हुआ। अच्छा, एक ना क्वेश्चन अक्सर जब मैं कभी भी सेशन लेता हूँ या कोई भी वीडियो आती है ना, उसके नीचे स्टूडेंट की कुछ एक कॉमन क्वेरी होती है रिवीजन से रिलेटेड, सर रिवीजन कैसे करें। तो मैं हर वीडियो में जो भी हमारे जेआरएफ होल्डर्स आते हैं मैं उनके साथ जरूर इसके बारे में बात करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रही थी, आपने किस तरीके से रिवाइज किया, वीकली करते थे, मंथली करते थे या डेली करते थे, या मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी क्या रही। ठीक है। यस सर, मैं जैसे की पॉइंट्स लिखती थी, ऑल ओवर नोट्स तो बनाना पॉसिबल नहीं था। कंटेंट से मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है, चलो मैं की पॉइंट्स बनाती थी और उसे मैं यूनिट वाइज रिवाइज करती थी। वो बहुत ही हेल्पफुल होते थे। और जैसे हमारे मॉक टेस्ट आते थे ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट के लिए हमें रेडी होना पड़ा, तो रिवाइज तो हो जाता था उसी टाइम। ओके, नहीं मतलब डेली रिवीजन करते थे या वीकली करते, या फिर किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही रिवीजन की? यूनिट वाइज ही थी, वीकली चलता था रिवीजन। ओके, मतलब आपने यूनिट एक कंप्लीट। वाइज फोकस किया, मतलब जैसे यूनिट खत्म होती है उसको साथ ही साथ रिवाइज करना, फिर दूसरी यूनिट हाँ कंप्लीट होना हाँ। उसको रिवाइज करना, फिर तीसरी यूनिट आपकी कंप्लीट होना उसको रिवाइज करना। तो फिर जो मतलब फिर जो सर लाइव क्विजेस होती थी उसके लिए तो दोबारा रिवाइज करना ही पड़ता था। एक कोर्स कंप्लीट हुआ फिर उसे और एक बार रिवाइज कर लिए, इसी तरह से चलता था। तो मतलब काफी अच्छे तरीके से आपने रिवीजन किया और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपने अप्लाई किया। पूजा और आपकी फुल्ली डिवोटेड। जी जी, पूजा आपकी रिवीजन की ये सर, स्ट्रेटेजी कैसी रही? सर मैंने भी मतलब जो मेरा पहले स्ट्रेटेजी था, पहले मैंने पूरा जो यूनिट था 10 यूनिट, मैंने वो पूरा कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैंने यूनिट वाइज रिवीजन डेली करती थी। मतलब डेली आपके क्लास लेने के बाद मैंने टाइम रख देती थी 2 आवर्स, उसमें रिवीजन भी करती थी और एमसीक्यू लगाती थी पर डे। ये मेरा मतलब रूटीन में था कि 2 आवर्स मैंने एमसीक्यू और रिवीजन में देती थी, क्योंकि आप बोलते थे कि रिवीजन एक बार छोड़ दिया तो मतलब गया, वो टॉपिक भूल जाती थी। ऐसे बहुत बार वो भी मतलब हुआ भी, तो कोई टॉपिक रह जाता था तो मैं भूल जाती थी। फिर मैंने मतलब डेली बेसिस में मैंने रिवीजन करती थी और एमसीक्यू। आपको लगता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते प्रॉपर्ली तो आपका जेआरएफ नहीं होता, राइट? नहीं होता, क्योंकि पहले जो डेट भी आया था, डेट को एक्सटेंड किया
तो तब मैंने सोचा था कि हाँ कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन उसको मतलब मेंटेन नहीं करेंगे तो पूरा सब भूल जाएंगे। इसलिए मैंने डेली बेसिस मतलब मैंने एग्जाम के पहले एग्जाम जाने तक मैंने शायद 10 टाइम्स या उससे भी ज्यादा मैंने रिवीजन कर ली थी, तो क्योंकि आपने उससे रिवीजन ही काफी किया, इतने बार रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद ही हाँ 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 हाँ। ओके ओके, आपके और सर 70। मैथ्स के लिए मैं अलग से टाइम रखती थी रिवीजन के लिए। मॉर्निंग में मैथ्स किए तो मैथ्स के लिए अलग ही शेड्यूल होता था, मतलब प्रैक्टिकल वरना टॉपिक से आपको पॉसिबल उसके नहीं। लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपको पता, आप एक ही बार में नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात, आपको उसको हाँ लगातार सर। बार बार उसे पढ़ना पड़ता है, आपको उसको बार बार देखना पड़ता है, तो उसके लिए एक आपकी अपनी स्ट्रेटेजी रही है। अच्छा, ये तो आपने मैथ्स तो रिवीजन। इतना प्रैक्टिस किया, कितना भी कॉपी बन गया। घर पे सब बोलते थे कि ये नेट के लिए तू पूरा सब जिस घर में जितना भी कॉपी है सब लगा देती क्या। चलो कोई बात नहीं, अब उस बोल देना आप फैमिली को कि हाँ इस दिन के लिए ये हाँ सारी कॉपीज मैंने भरी थी, इतनी सारी कॉपीज इसी वजह से भरी थी। अच्छा, एक और चीज जो जब हम सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, लाइक किसी ना किसी पर्टिकुलर यूनिट में हमें प्रॉब्लम आती है। तो आपके लिए वो प्रॉब्लम कहाँ पे आई और आपने उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया? मुझे तो प्रॉब्लम्स आती है सर मैथ में, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन में। इतने 3 यूनिट में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं ज्यादा टाइम डिवोट करती थी। मैथ्स के लिए तो अलग सा टाइम ही था, रिवाइज करने के टाइम में हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट में टाइम देती थी। ओके, मतलब और इंडियन लॉजिक का कंसेप्ट तो बिल्कुल नया था, जो आपसे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, इजी बन गए बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो यूनिट्स आपकी वीक थी, आपने उसको ज्यादा टाइम दे के प्रिपेयर कर लिया, राइट? कि उनको यस थोड़ा सर, ज्यादा टाइम यस दिया, सर, फिर आप राइट सर। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया। तो मैं लर्नर्स को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि ये आपकी यूनिट है वो वीक है ना, तो उसको आप पार्ट्स में कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। लाइक चाहे आप एक छोटा सा टॉपिक मतलब आप कीजिए, चाहे 1 महीने में हो जाए, वो 1.5 महीने में हो जाए, मगर बिल्कुल छोटा 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 उसके पार्ट्स बना के कीजिए, तो आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। पूजा, आपके लिए कौन सा पोर्शन था जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था? सर मेरे लिए मैथ्स था पहले, और वो जो इंडियन लॉजिक था वो तो मैंने मतलब प्रोनाउंसिएशन भी मुझसे नहीं होता था, ऐसे जो संस्कृत का वर्ड था। तो फिर आपका चैनल से वो भी हो गया, मतलब अभी भी आप मुझे पूछोगे तो मैं मतलब आंसर दे ही दूंगी, ऐसे ही टिप्स में हो गया था। और जो प्रॉब्लम था वो है हायर एजुकेशन, क्योंकि मुझसे ना ये जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है ये मुझसे नहीं याद होता था, ये याद था इतना। फिर वो जो एजुकेशन का पूरा चैप्टर था, कमीशन था बहुत सारे, वो याद नहीं होता था। लेकिन डेली बेसिस में आप मैंने जैसे बोला था कि छोटा छोटा यूनिट, पहले प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक एक दिन डिवाइड करके कर लो, वैसे ही मैं करती थी, फिर हो गया सर ऐसे। और कुछ ऐसे ऐसे सर वीक पॉइंट नहीं था। जो मेरा सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो है मेरा जो मैथ्स, वही प्रॉब्लम था मेरा, और वो आपसे सॉल्व हो गया था। क्या उसको थोड़ा थोड़ा आपने टाइम दिया और उसके हिसाब से वो हाँ आपका प्रिपेयर हो गया था, तो उसमें डीआई तो सर मुझसे पहले एकदम भी नहीं बनता था, मतलब 5 में एक भी नहीं बनता था। फिर आपने इतने सारे प्रैक्टिस करवाई, पूरा हम लोग मतलब अभी भी मुझे डीआई में बहुत मतलब प्यार हो गया डीआई को कि हाँ दे दो मुझे, अभी बनाना है, ऐसे ही हो गया। तो चलिए, मतलब जिन यूनिट से आपको दिक्कत होती थी उसकी इतनी प्रैक्टिस की कि वो आपकी फेवरेट हाँ यूनिट हाँ से बन गया। ये तो रहा कि वो यूनिट्स जहाँ पे आपको दिक्कत आती है। एक और क्वेश्चन, हम जब प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली हमारी प्रिपरेशन 2 फेज की होती है। एक तो प्री एग्जामिनेशन जो आप पढ़ाई कर रहे हो, और एक मेन जब आप पेपर में चले जाते हो ना, वो 3 घंटे जो वो लड़ाई होती है ना, जो वो फाइनल जंग जिसको बोलते हैं, वहां पे आके प्रॉब्लम होती है ना, टेंशन होती है, डर लगता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपना एग्जाम खराब कर लेते हैं, या कुछ प्रॉब्लम हमेशा हमारे साथ आ जाती है। तो आपने उस सिचुएशन को कैसे डील किया जो वो पेपर की थी, के का?
हेलो सर, ओके एम आई ऑडिबल? जी जी। केका, आप बताइए कि आपने एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? ये सर, स्ट्रेस तो था बहुत, बट इस बार इतना स्ट्रेस नहीं था, बिकॉज प्रिपरेशन ऐसी अच्छी थी। टाइम मैनेजमेंट का भी कोई स्ट्रेस नहीं था पहले से ही। क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि क्वेश्चन आते हुए रॉन्ग हो जाता है, क्वेश्चन आते हुए भी हम रॉन्ग करते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। जी जी बिल्कुल। बट इस बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, तो बार बार हमने एग्जाम में बैठने का जो फियर है वो गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने उस स्ट्रेस को अच्छे तरीके से हैंडल किया और आपको लगता है कि हाँ वो आपका वो काम कर गया और आपको उससे अच्छा रिजल्ट है वो मिल गया। पूजा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? पेपर में बैठे हुए तो 3 घंटे किस तरीके से अपने आप को संभाला, टेंशन को दूर रखा? तो पहले ही जाके एग्जाम में पहला क्वेश्चन था डीआई। आपने बोला था कि डीआई को स्किप कर जाओ, तो मैंने भी स्किप कर दिया कि चलो बाद में मिलते हैं तुमको। फिर मैंने थ्योरी जो पोर्शन था पहले कर लिया था, और उससे पहले भी मैंने सक्सेस चार्ट बना ली थी। और ईगो, स्ट्रेस, फियर, वो तीनों को मैंने क्रॉस कर दिया था। और एक साइड में मैंने लिखा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और तलवीर सर, उसको राइट साइन कर दिया था। ओके। जब भी ऐसा लगता था कि हाँ स्ट्रेस आ रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी मैं ना वो सीट को उठा के एक बार देख लेती थी, नहीं चलो फिर बाद में करते हैं। जी तो जी। जैसे भी क्वेश्चन आता था सीरीज में, जैसे भी आते थे, मैं उसको बना लिया तो मतलब 50 सेकंड या 40 सेकंड्स में बन गया तो कर लिया, नहीं तो छोड़ के स्किप करके फिर आपने जैसे बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, वैसे ही किया। और 3 आवर्स में बहुत सारे स्ट्रेस आते थे सर। ये बहुत मतलब ये एकदम 100% ट्रू है कि आएगा ही आएगा, लेकिन उसको मतलब ओवरकम करके कैसे निकलना है वो आपसे मतलब फुल्ली मोटिवेटेड थे, इसलिए बहुत काम कर गया। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं जितना आपने सीखा था वो आपने पेपर में अप्लाई किया, इसी वजह से हाँ हाँ आपका हाँ जो सर। स्कोर है वो पॉजिटिव आया, या मतलब जेआरएफ है आपने उसको क्लियर किया। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, मगर टाइम आपको पता है हमारे पास लिमिटेड ही होता है, इतना ही टाइम है जिसमें फिर भी आपने काफी अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बताया है। लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप हमारे लर्नर्स के लिए मैसेज दें। आपका क्या मैसेज है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या जो किसी वजह से इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? केक का। ओके, डोंट गिव अप होप और फॉलो तलवी सर जो बोलते हैं उसे फॉलो कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, तो ऐसे ही एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे। मतलब एक प्रॉपर और स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। यस सर। ओके ओके। पूजा, आपका क्या मैसेज रहेगा लर्नर्स के लिए? सर पहले ही जो मैंने मुझे बोलना है वो है मतलब ये मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट से कि वो ना इस एडुकेटर उस एडुकेटर ऐसे स्किप करते हैं। वो तो नहीं करना है, फिक्स करना है कि किसको स्टडी आपको आ रहा है, समझ आ रहा है। मुझे जैसे आपका स्टडी मतलब आप एक बार बोल देते थे तो मुझे समझ आ जाता था, पहले तो वो फिक्स करना है। और मैंने डेली बेसिस पे जो करी थी वो है मॉक और एमसीक्यू लगाती थी। आपने जिस दिन जो भी एमसीक्यू डालते थे वो कर लेती थी, और उसको भी रिवीजन करती थी, और थ्योरी यूनिट भी रिवीजन करती थी। तो वैसे ही आपने जिस चीज को जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही फॉलो करना है, तो डेफिनेटली जेआरएफ बन जाएगा, यही बोलना है सर। तो देखिए, सिंपल सी बात, ये हमारे टॉपर्स वही बोल रहे हैं कि आपको सिलेक्टिव रहना है, आपको भागना नहीं है। मतलब आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने आप पे भी। जहां से आप किसी किताब को पढ़ रहे हो तो उस किताब पे, या जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर पे भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि ये टीचर को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये टीचर हमें सही गाइड करेगा, तो हमें इसकी बातों पे मानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जब शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब तो टीचिंग हमेशा होता है। हमेशा हमारे पास एक कंफ्यूजन आ जाती है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले तो ये चीज चल रही थी, अब मतलब हमारी ट्यूनिंग भी कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाती। हर टीचर का अपना तरीका और है, टाइम लैप्स हो जाता है, तो और फोकस रहना है। कहीं आपका वेस्ट हो जाता है। बट चलो, अ, काफी अच्छा लगा आप दोनों के साथ बात करके। आप दोनों ही वेस्ट बंगाल से हो, तो ठीक है, आपकी थोड़ी सी
हिंदी थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम है बहुत सारे आपने काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि सारे लर्नर्स को आपकी सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी। जो आप बताना चाह रहे हो, जो आप समझाना चाहे, जितने भी आपने टिप्स हैं वो दिए हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपके जेआरएफ के लिए, आपने फाइनली इसको क्लियर कर लिया है। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला बात करने के लिए, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ हम अपने व्यूज हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। केका आपका भी और पूजा आपका भी। थैंक यू सो मच सर, हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। वी फील रियली ऑनर्ड। तो ये थे हमारे लर्नर्स, वो जेआरएफ होल्डर्स जिन्होंने अपना एग्जाम इस बार क्लियर किया, जेआरएफ क्लियर किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। केका चौधरी ने एजुकेशन में और पूजा दास ने अपना होम साइंस में जेआरएफ क्लियर किया है। तो ये सीरीज अभी बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं। हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया इस बार, बहुत सारे जेआरएफ होल्डर्स हैं जिसके साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिनके साथ हम आपकी बातचीत करवाने वाले हैं। तो आप इन वीडियोस को प्रॉपर्ली देखिए, इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्लोजली इनको वॉच कीजिए, ताकि इनकी स्ट्रेटेजीज, इनके टिप्स ट्रिक्स हैं वो आपको हेल्प करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपने प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे आने अकेडमी पे फॉलो कीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।